हर गवर्नमेंट के लिए bespoke सोल्यूशन बनाते हैं। लास्ट ईयर हमने 60% एबिटा लेवल पे ग्रोथ करी है। लिस्टेड कंपनी है तो हम जो भी कॉन्ट्रैक्ट जीतते हैं हमें डिक्लेयर करना पड़ता है मार्केट में। 21% एबिटा मार्जिन हो गए हैं, जो मुझे लगता है इस साल और बढ़ने चाहिए। जैसे हम लोगों ने अभी सऊदी के अंदर अपनी खुद की एंटिटी स्टैब्लिश करके खुद का काम स्टार्ट करा है। लोग ऑपरेट करते हैं 70 से ज़्यादा कंट्री में ग्लोबली। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। 2005 में बनी BLS इंटरनेशनल सर्विसेज, जो दुनिया भर के सरकार और डिप्लोमेट्स मिशन के लिए टेक इनेबल्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके अलावा वीज़ा, पासपोर्ट, सिटीजनशिप जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। 66 से ज़्यादा कंट्रीज़ में कंपनी का कामकाज फैला हुआ है। इसके अलावा 50,000 से ज़्यादा कंपनी के एप्लीकेशन सेंटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड मौजूद हैं। BLS इंटरनेशनल सर्विसेज को बिजनेस टुडे मैगजीन ने भारत की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में से एक गिना है। फोर्ब्स एशिया ने इसे बेस्ट अंडर $1 बिलियन कंपनी और फॉर्च्यून इंडिया की नेक्स्ट 500 कंपनीज में जगह दी है। कंपनी दूसरी सबसे बड़ी इंटरनेशनल वीजा और काउंसलर सर्विस प्रोवाइडर है और डिप्लोमेटिक मिशंस, दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों समेत 46 से ज्यादा क्लाइंट सरकारों के साथ काम करती है। शेयर की परफॉर्मेंस की बात कर ले तो इस 6 महीने के दौरान कंपनी का जो शेयर है 4% चढ़ गया है। पर्टिकुलर एक साल की बात करें तो 16% का जंप देखने को मिला है। और अगर हम 5 सालों की बात कर ले तो कंपनी के शेयर ने 1900% से ज़्यादा का तगड़ा मुनाफा दिया है। तो BLS इंटरनेशनल की एक और कंपनी है BLS ई सर्विसेज, जो 2016 में शुरुआत हुई थी और इस साल ही कंपनी का IPO आया था। कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है, डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर है। इनका काम बैंकों को बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, असिस्टेड ई सर्विसेज, ई गवर्नेंस जैसी सेवाएं देना है। तो एक्चुअल में कंपनी क्या है, क्या करती है, आपकी और हमारी लाइफ पर कंपनी का क्या कुछ इम्पैक्ट है, क्या कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ है और क्या कुछ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी की रही है, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे साथ कंपनी के जॉइंट MD जो है शिखर अग्रवाल और BLS ई सर्विसेज के वो चेयरमैन हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे और इसके बारे में डिटेल से हमारे साथ बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मिस्टर शिखर अग्रवाल, जो कि जॉइंट MD हैं दोनों कंपनीज के लिए और साथ ही चेयरमैन हैं BLS ई सर्विसेज के लिए। हाय शिखर, हाउ आर यू? वेलकम टू गुड रिटर्न्स। थैंक यू भावना फॉर इनवाइटिंग मी। शिखर, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी दोनों कंपनीज के बारे में कि एक्चुअल में दोनों कंपनीज करती क्या है और आम लोगों की लाइफ में दोनों कंपनीज का क्या कुछ इम्पैक्ट है। बिल्कुल। तो देखिए, जो हमारी पेरेंट कंपनी है BLS इंटरनेशनल, वो एक लिस्टेड कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज में। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है। हम 2016 में लिस्टिंग हुई थी हमारी BLS इंटरनेशनल की। ये कंपनी आज की डेट में पहली बार तो अकेली इंडियन कंपनी है जो ग्लोबल सर्विस डिलीवरी कर रही है वीजा आउटसोर्सिंग और काउंसलर सर्विसेज में ग्लोबल लेवल पे। तो हम लोग 70+ कंट्रीज में सर्विसेज दे रहे हैं और हम 45 से ज़्यादा क्लाइंट गवर्नमेंट्स के लिए काम कर रहे हैं। तो करती क्या है, जैसे इंडिया से लोग बाहर ट्रैवल करने जाते हैं तो उनको वीज़ा चाहिए होता है अलग अलग यूरोपियन गवर्नमेंट्स के। तो हम लोग इंडिया के अंदर, अगर हम खाली इंडिया की बात करें तो हम स्पेन और स्लोवाकिया गवर्नमेंट है जो शेंगन गवर्नमेंट है, जो उन्होंने हमें वीज़ा आउटसोर्सिंग कर रखी है। तो लोग, हमारे पास 15 से 16 ऑफिस हैं पैन इंडिया वीज़ाज के, जहाँ पे लोग आते हैं, अपना बायोमेट्रिक देते हैं, एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और हम एम्बेसी को ट्रांसफर करते हैं। उसके अलावा हम इंडिया के अंदर थाईलैंड, मोरक्को, साउथ कोरिया और भी कुछ गवर्नमेंट्स के लिए काम करते हैं। और ग्लोबल लेवल पे हम काफ़ी सारी अलग अलग गवर्नमेंट्स के साथ काम करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी हम काम करते हैं, इटालियन, हंगरी, जर्मनी, अलग अलग गवर्नमेंट्स के लिए हम ग्लोबल लेवल पे वीज़ा आउटसोर्सिंग का काम करते हैं। और कई गवर्नमेंट्स की जो सिटीजन्स बाहर बहुत तादाद में रहते हैं, जैसे इंडिया हो गई, फिलीपींस हो गई, उनकी काउंसलर सर्विसेज भी हमें आउटसोर्स है। ओके, अमेजिंग। ये तो हो गया कि कंपनी एक्चुअल में करती क्या है। जब 2005 में BLS इंटरनेशनल की शुरुआत हुई थी और 2016 में आप लोग BLS ई सर्विसेज की शुरुआत कर रहे थे, तब से आई एम श्योर इस इंडस्ट्री में, इस पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत सारे बदलाव आप लोगों ने देखे हैं। BLS इंटरनेशनल का क्या कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है उन सारे बदलावों में? बिल्कुल, मुझे लगता है BLS इंटरनेशनल का काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है ग्लोबली सर्विसेज सुधारने में। सिटीजनशिप डिलीवरी करने के लिए सरकारों को हमने एक सपोर्ट करा है। अब देखें आप, जैसे टूरिज्म बढ़ रहा है वर्ल्ड ओवर, लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। अगर हम, जब हमने कंपनी स्टार्ट करी तब से अगर हम नंबर देखें तो कम से कम 5 गुना की बढ़त आई है नंबर ऑफ टूरिस्ट वर्ल्ड वाइड जो ट्रैवल करते हैं, उससे ज़्यादा की। तो हमारी अकेली इंडियन कंपनी है, हमने मोनोपोली ब्रेक करी है कॉम्पिटिटर्स की इस इंडस्ट्री के अंदर और एक लोगों को ऑल्टरनेटिव दिया है कि आप वीज़ा भी हमारे थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं।
तो आई थिंक काफ़ी सारे बदलाव हमने देखे हैं वर्ल्ड में, अलग अलग टेरिटरीज में, कई मार्केट्स में जहाँ नंबर्स पहले कम थे, लोग ज़्यादा आउटबाउंड ट्रैवल करने लगे हैं। तो हमने काफ़ी सारे चेंजेस देखे हैं ओवर द ईयर्स। बीएलएस इंटरनेशनल की स्थापना के बाद से जो कंपनी की रिमार्केबल ग्रोथ रही है, उसके पीछे की फैक्टर्स आप क्या मानते हैं? देखिए, बीएलएस इंटरनेशनल की रिमार्केबल जो ग्रोथ रही है 2005 में, 2006 में हमने कंपनी एस्टैब्लिश करी थी। उस समय हम कई फॉरेन गवर्नमेंट्स के लिए काम कर रहे थे इंडिया में। उसके बाद हमने इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम स्टार्ट करा बाहर 20 कंट्रीज के अंदर। धीरे-धीरे हमने और फॉरेन गवर्नमेंट्स के लिए काम स्टार्ट करा। आई थिंक इसमें एक तो सबसे बड़ी एक इनपुट रही है टेक्नोलॉजी की। जो हमारी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं वो आई थिंक लेटेस्ट इन क्लास है। गवर्नमेंट्स को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी से, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। कस्टमर्स भी बहुत खुश हैं। अपॉइंटमेंट बुकिंग मॉड्यूल की बात करें, डेटा जो कैप्चर करते हैं, बायोमेट्रिक जो हम लेते हैं, उसकी एरर क्वालिटी रेट, अगर हम उन सब चीज़ों की बात करें तो आई थिंक टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, हम लोग की डिसीजन मेकिंग काफ़ी फास्ट है। ये नहीं कि एक कॉन्ट्रैक्ट हम एक बार जीत गए तो हम उसी से स्टिक करते हैं। हम गवर्नमेंट्स की बात सुनते हैं। हर महीने रिव्यू होता है सारी गवर्नमेंट्स के साथ, ऑपरेशनल रिव्यू। उनकी नई-नई रिक्वायरमेंट्स की वजह से हम अपनी डिलीवरी चेंज भी करते हैं, लोग बढ़ाते हैं, नए सेंटर्स एस्टैब्लिश करते हैं, टेक्नोलॉजी में भी चेंजेस करते हैं। तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके अलावा हमारी जो ग्लोबल रीच हो गई है वर्ल्ड में, अगर हम देखें 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ में हम काम करते हैं। फिलहाल में ही हमने अभी एक बहुत बड़ी एक्विजिशन भी करी है। एक कंपनी आई डाटा करके कंपनी है जो हमने अभी खरीदी है, जिससे हमारा रीच और प्रेजेंस और बढ़ गया है। उसके बारे में मैं आपको और बिल्कुल बताना चाहूँगा आई डाटा के बारे में। तो उससे भी हमारी रीच काफ़ी बढ़ गई है। तो हमारी अब मुझे लगता है ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट्स को भी ऑल्टरनेटिव चाहिए। सब चाहते हैं कि और कंपनीज आएँ इस क्षेत्र में और सर्विसेज प्रोवाइड करें गवर्नमेंट। तो वो सब आई थिंक रीजंस की वजह से, लोगों की वजह से, जो हमारा एम्प्लॉइज हैं, स्टाफ है, एवरीवन हु वर्क्स विद बीएलएस, आई थिंक दे वर्क विद अ सर्टेन लेवल ऑफ कमिटमेंट। बिल्कुल। अगर हम ग्लोबली देखें तो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल। आप लोगों के, आई एम श्योर, अगर आप सेकंड लार्जेस्ट हैं तो आप लोगों के थर्ड भी होंगे, फर्स्ट भी होंगे, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं। तो आपकी कैसे बीएलएस इंटरनेशनल डिफरेंट है अपने कॉम्पिटिटर से, और कैसे आप लोग एक कॉम्पिटिटिव एज बनाने के लिए क्या कुछ आप लोगों की स्ट्रैटेजीज रहती है, कैसे आप अलग इनिशिएटिव्स लेते हैं? देखिए, पहली बात तो हम अपने आप को हमेशा ही अंडरडॉग मानते हैं। हम लगता है हमें कि अभी हमें बहुत आगे लीवे है, हमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ करनी है, कर सकते हैं। तो हम अपने आप को हमेशा एक मेंटली अपने कंपनी के अंदर अपने आप को एक छोटा प्लेयर ही मानते हैं और सोचते हैं उसी तरीके से हमें काम करना है। उसी तो एक तो ये हमारा एज है कि हम हंगर है हमारे में ग्रोथ का बहुत ज़्यादा। हमें लगता है अपॉर्चुनिटी साइज़ बहुत बड़ी है। फ्लेक्सिबिलिटी जैसे मैंने आपको बताया, टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया, डेफिनिटली वैल्यू फॉर मनी देते हैं हम गवर्नमेंट्स को भी, कस्टमर को भी। डिलीवरी नेटवर्क काफ़ी बड़ा हो गया है हमारा वर्ल्ड ओवर। टर्न अराउंड टाइम फास्टर है हमारा, सर्विसेज जो हम देते हैं, लोग हमारे ऑफिसेज में आते हैं। bespoke मॉडल देते हैं हम गवर्नमेंट्स को ये नहीं कि हम एक कंबाइंड शॉपिंग मॉल टाइप का एक्सपीरियंस दे रहे हैं कि बहुत सारी गवर्नमेंट्स एक ही ऑफिसेज में काम कर रही हैं। हर गवर्नमेंट के लिए bespoke सोल्यूशन बनाते हैं, उनके लिए अलग अलग अलाइनमेंट करते हैं, टेक्नोलॉजी अलग देते हैं, लोगों को अलग ट्रेनिंग देते हैं, अलग स्पेस देते हैं जिससे वीजा शॉपिंग नहीं हो। जो गवर्नमेंट जिस कंट्री में जाना चाहते हैं, जो कस्टमर्स उसी कंट्री में जाएं, उन गवर्नमेंट्स के लिए फायदा हो, उनका टूरिज्म बढ़े। मुझे लगता है ये कुछ फैक्टर्स हैं। और इसके अलावा हमने जो डिलीवरी करी है सर्विसेज की ओवर द ईयर्स, जिन भी गवर्नमेंट्स के साथ हम काम कर रहे हैं उनके वॉल्यूम बढ़ी है। दोबारा उन्होंने हमें कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं। अगर आप देखिए लास्ट 1.5 ईयर्स में हम 12 से 15 नए कॉन्ट्रैक्ट्स जीते हैं। अपने कई एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स भी हमें रीटेंडर हुए हैं और नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी हम जीते हैं। तो आई थिंक ये सब टेस्टिमोनियल है हमारी, जो हम बातें करते हैं उस सबका की फैक्ट में भी गवर्नमेंट हमें काम दे रही है। बिल्कुल, और ये आपने बहुत सही बात की है कि हम आज भी अपने आप को एक छोटा प्लेयर मानते हैं, ताकि हमारी जो अपॉर्चुनिटी है वो हम बहुत ज्यादा देख सकें, आगे बढ़ने की चाह, वो हंगर, वो आगे तक भी जारी रह सके। कौन से ऐसे स्ट्रैटेजिक डिसीजंस और इनिशिएटिव्स है जो आप मानते हैं कंपनी के एक्सपेंशन में जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है? देखिए, बिल्कुल हमारी जो स्ट्रैटेजी थी कि हमें पैसे खर्च करने हैं अपने लोगों पे, हमने ई-सॉप्स इंट्रोड्यूस करे अपने स्टाफ के लिए, ट्रेनिंग करवाई सबकी, क्वालिटी ऑफ एप्लीकेशन सेंटर्स, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करा, कस्टमर रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करा। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने करी। मुझे लगता है बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम लोगों ने ग्रोथ करी। और इनऑर्गेनिकली भी अगर हम बात करें तो हम डेफिनेटली एक्विजिशंस के लिए ओपन हैं। आपने देखे 2016-17 में हमने एक नई एंटिटी शुरू करी, बीएलएस ई सर्विसेज भी, वो भी हमने लिस्ट कराई इस साल। तो हम उसमें भी 2-3 कंपनीज हमने एक्वायर करी। तो हम लोग इनऑर्गेनिकली भी ग्रो करने के लिए काफ़ी ओपन है।
बिल्कुल। अपकमिंग क्वार्टर्स और ईयर्स में बीएलएस इंटरनेशनल की अगर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें, उसके लिए क्या प्रोजेक्शन है? क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर में हम लोग देखें तो थोड़ी-सी ऑपरेशनली बहुत अच्छा काम हुआ है, रेवेन्यू वाइज़ हम थोड़े से फ्लैट रहे हैं। तो आगे इसको आगे और ग्रोथ के लिए क्या कुछ आपके प्रोजेक्शंस हैं? कैसे आप देखते हैं इसकी ग्रोथ को? नहीं, बिल्कुल, पिछले कुछ सालों में आप देखें तो लास्ट ईयर हमने 60% एबिटा लेवल पे ग्रोथ करी है, हुँ, कंपेयर टू ईयर बिफोर। अराउंड 350 करोड़ का एबिटा करा है हमने। इस साल भी हम काफ़ी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं, अगले कुछ सालों में हम अच्छी ग्रोथ हुँ, एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप देखें हमारे एबिटा मार्जिन्स भी बढ़े हैं। 21% एबिटा मार्जिन हो गए हैं, जो मुझे लगता है इस साल और बढ़ने चाहिए। रेवेन्यू की भी काफ़ी ग्रोथ आई है। अगर आप देखें अलग-अलग कंट्रीज़ में जहाँ-जहाँ आफ्टर कोविड सब कुछ खुल गया है हुँ, और रेवेन्यू में भी अच्छी ग्रोथ आ रही है, तो मुझे लगता है अगले कुछ सालों में अच्छी ग्रोथ आएगी। हमने एक्विजिशंस भी करी हैं कुछ, उनका रेवेन्यू भी ऐड होगा। हमें कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिले हैं जो हम डिप्लॉय कर रहे हैं, कुछ डिप्लॉय कर चुके हैं। तो मुझे लगता है आने वाले सालों में हम लोग ग्रोथ मोमेंटम मेंटेन ही नहीं, सरपास भी कर पाएँगे और एक अलग होराइज़न में कंपनी को ले जा पाएँगे। बिल्कुल। आप कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें, आपने बताया भी कि 12 से 15 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आपने लास्ट ईयर में आप लोगों ने जीते हैं। सो उन्हीं कोलैबोरेशंस, पार्टनरशिप और कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करूँगी। कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स रहे हैं जो आपके रिन्यू हुए हैं? कुछ के अगर आप नाम बता सकें। इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट के क्या कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनके साथ आप बातचीत कर रहे हैं या आगे आप अपने साथ ऐड करने वाले हैं? बिल्कुल, हमारा सब कुछ हम लिस्टेड कंपनी है तो हमने जो भी कॉन्ट्रैक्ट जीतते हैं हमें डिक्लेयर करना पड़ता है मार्केट में एग्ज़ैक्टली। एंड सब पब्लिक डोमेन में है। तो हम लोग ने अभी फिलहाल में हंगरी गवर्नमेंट के लिए कुछ 6 से 7 कंट्रियों में काम स्टार्ट करा है। हमने इटली गवर्नमेंट के लिए काफ़ी सारी कंट्रियों में स्टार्ट करा है। पोर्चुगल गवर्नमेंट के लिए हमने 2 कंट्रीज़ में काम स्टार्ट करा है। जर्मनी गवर्नमेंट के लिए हमने काम स्टार्ट करा है यूएसए और मेक्सिको के अंदर। हमने स्लोवाकिया गवर्नमेंट के लिए ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट जीता है। तो हमने काफ़ी सारे नए शेंगन कॉन्ट्रैक्ट्स भी जीते हैं और हमारे एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जो हम चला रहे थे 2016-17 से, वो भी दोबारा रीटेंडर होके हमें दोबारा मिले हैं। हुँ, जैसे स्पेन गवर्नमेंट का हमें दोबारा ग्लोबल टेंडर मिला है, उसका स्कोप इस बार बढ़ गया है, नई-नई कंट्रीज़ में ऑफिसेज़ खोले हैं, नई कैटेगरीज़ ऑफ सर्विस आउटसोर्स हो गई हैं। इंडियन गवर्नमेंट भी, जो हमने इनिशियली कंपनी जब स्टार्ट करी थी, इंडियन गवर्नमेंट के साथ ही स्टार्ट करी थी और सबसे बड़ा हमारा आई थिंक यूएसपी ग्रोथ का यही है कि इंडियन गवर्नमेंट ने हमें बहुत सपोर्ट करा है। हुँ, इंडियन कंपनीज को बहुत सपोर्ट करा है ग्लोबल ग्रो करने में। उनका भी हमने एक बहुत बड़ा इंडियन एम्बेसी इन कनाडा में हम उनका कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, वो भी हमने दोबारा रिन्यू करा है। तो काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हमने अपने एग्जिस्टिंग रिन्यू करे हैं, काफ़ी सारे नए कॉन्ट्रैक्ट्स जीते हैं और उसके अलावा जो एक्विजिशन हमने करी है, उसके भी हमें काफ़ी अच्छी नए कॉन्ट्रैक्ट्स आए हैं मार्केट में। आप आई डेटा की आप बात कर रहे थे, आप उसके बारे में थोड़ा-सा और इलैबोरेट कर सकें कि वो क्या पार्टनरशिप क्या थी और क्या कितने करोड़ की वो पार्टनरशिप रही है? तो बिल्कुल, जैसे हम हर समय अपनी कंपनी शेयर होल्डर्स के बेस्ट रिटर्न के बारे में सोचते रहते हैं कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कैसे हम लोग ग्रो कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिकली हम नए टेंडर्स में बिड कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथ-साथ हम ये भी देखते हैं इनऑर्गेनिकली जो कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, इन नेगेटिव वर्किंग कैपिटल बिज़नेस है, हुँ, इसको हम कैसे इफेक्टिव यूटिलाइज़ेशन कर सकते हैं। तो हमने एक कंपनी आइडेंटिफाई करी, iData, हुँ, जो टर्की बेस्ड कंपनी है, इटालियंस ओन करते हैं इस हुँ, कंपनी हुँ। को। करते थे। अब बीएलएस, अब इंडियंस ओन करते हैं इस कंपनी को। 100% आप लोगों ने 100% एक्विजिशन एक्विजिशन हमने करी कंपनी की हुँ, 720 करोड़ के हुँ, अंदर। इस कंपनी ने लास्ट ईयर अराउंड 150 करोड़ का एबिटा करा था। हुँ, 135 करोड़ का एबिटा करा था इस हुँ, कंपनी ने और हमें लगता है इस साल अच्छी ग्रोथ होगी। हुँ, तो ये बहुत बड़ी एक्विजिशन है, एक रीजनल प्लेयर था ये। तो ये कंपनी 15 कंट्रियों में काम कर रही है, 3 ओके, गवर्नमेंट्स के लिए, जर्मनी, इटली और चेक रिपब्लिक के लिए। हुँ, उन कंट्रीज से जो लोग जाते हैं, जर्मनी, इटली और चेक रिपब्लिक, फ्रॉम टर्की, फ्रॉम कजाकिस्तान और हुँ, आसपास ही कई कंट्रियों से, सब वो ये सब काम कर रही थी। तो ये कंपनी को हमने टेक ओवर करा है, एक्वायर करा है। तो इस कंपनी से हमने अच्छा रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। हमारे भी जो एग्जिस्टिंग ऑफिसेस थे उस कंट्री में, वो कंबाइन करेंगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएगी, कॉस्ट कम होगा, तो दोनों कंपनीज का ही मार्जिन बढ़ेगा और हमें एक नई एग्ज़ैक्टली, टेरिटरीज में रीच मिलती है, नई क्लाइंट गवर्नमेंट्स के साथ रीच मिलती है। और उसके अलावा इस कंपनी ने लास्ट ईयर 300 करोड़ का रेवेन्यू भी करा था, तो वो हुँ, भी हमारी बुक्स में डेफिनेटली ऐड होगा। ये एक्विजिशन अच्छी वैल्यूएशन पे मिली है हमें, 5 से 6 के मल्टीपल पे मिली है। हुँ, तो हम लोग अपनी जो कैश है रिकवर कर पाएँगे, हम कोशिश ये करेंगे कि और जल्दी रिकवर कर पाएँ। तो हमें लगता है काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन है, नई क्लाइंट गवर्नमेंट्स में एंट्री मिली है। इनकी कुछ एक्सपर्टीज़ हम यूटिलाइज़ करना चाहेंगे अपने सिस्टम में ग्लोबली, हुँ, क्योंकि ये अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमा रही थी ये कंपनी, हमसे ज़्यादा एबिटा मार्जिन कमा रही है, तो हम भी और अपना कैसे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। एक आप लोगों का फ़ोकस रहा है पार्टनर डिपेंडेंसी को कम करने पे। मैं ये समझना चाहूँगी उससे आप लोगों का मतलब क्या है? एंड वो आपकी कंपनी के लिए कैसे बेनिफिशियल रहेगा? कंपनी के ग्रोथ में कैसे इम्पैक्ट करेगा?
बिल्कुल, तो देखिए हमारी कंपनी जैसे हम लोग ऑपरेट करते हैं 70 से ज़्यादा कंट्री में ग्लोबली, तो अलग-अलग कंट्री में अलग-अलग डायनामिक्स होते हैं जब आपको ऑपरेशन रन करने होते हैं। कई कंट्रीज़ में लॉज़ होते हैं लोकल कि आपको लोकल पार्टनर लेना पड़ेगा, जिसको आपको मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग देनी पड़ेगी। हुँ, आप तो आप वैसे काम कर सकते हैं, पर ये लॉज़ क्या है टाइमली चेंज होते रहते हैं। हुँ, जैसे हम लोगों ने अभी सऊदी के अंदर अपनी खुद की एंटिटी एस्टैब्लिश करके खुद का काम स्टार्ट करा है। ओके। और भी कई-कई जगह पे ऑपरेशनल रीज़न्स की वजह से भी हम लोग जैसे शुरू में 6 साल पहले हमने किसी लोकल पार्टनर्स के साथ काम करना स्टार्ट हुँ, करा था। तो अब जैसे हमारी कंपनी बड़ी हो रही है, हम लोगों ने वो ऑपरेशंस टेक ओवर करने स्टार्ट कर दिए। अपनी 100% एंटिटी खोल के ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से भी जो हम शेयरिंग कर रहे थे प्रॉफिटेबिलिटी की, वो हमारी बुक्स में आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो हमारे मार्जिन्स और बढ़ेंगे। और एक हमारा कंट्रोल ज़्यादा बढ़ता है, उन क ज्योग्राफीज़ में हम और ज़्यादा ग्रो कर पाएँगे। तो ये सब रीज़न्स थे, हमने कुछ पार्टनर कंट्रीज़ टेक ओवर करी हाल ही फिलहाल में, और आगे जाकर भी हमारा टारगेट यही है कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा हम सब कुछ खुद ऑपरेट करें। बिल्कुल। सो इस तरीके से जो पार्टनर डिपेंडेंसी है, वो कम होगी। थोड़ा-सा बीएलएस ई-सर्विसेज़ के बारे में बात कर लेते हैं। ये कंपनी आपकी स्ट्रैटेजीज़ की वजह से, रीसेंट एक्विजिशंस की वजह से ये कंपनी घाटे से मुनाफ़े में तो आई है, लेकिन इसको आगे मुनाफ़े में बनाने के लिए आप लोगों की क्या आप नए इनिशिएटिव्स लेने वाले हैं? क्या कुछ कोलैबोरेशन करने वाले हैं? ग्रोथ को लेकर क्या आउटलुक है बीएलएस ई-सर्विसेज़ के लिए? पहली बात तो बीएलएस ई सर्विसेज हमेशा ही मुनाफे में थी, ये कंपनी। हम हुँ, लोग हमने ये कंपनी 2016 में हम लोगों ने एक सिटीजन सर्विस का काम स्टार्ट करा था। उसके बाद हमने एक कंपनी एक्वायर करी थी स्टारफिन करके, जो हुँ, बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट बिजनेस में है। तो वो उसके बाद हमें लगा इस सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ है, बिकॉज़ ये बीएलएस इंटरनेशनल से अलाइ करता है, क्योंकि इसमें भी हुँ, गवर्नमेंट के अंदर हम सब गवर्नमेंट के बिहाफ पे सिटीजन्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हुँ, लोगों से पैसा ले रहे हैं। तो हमने एक बड़ी कंपनी ज़ीरो मास भी लास्ट ईयर एक्वायर करी 200 करोड़ की। तो कंसोलिडेट करके हमने एक सब्सिडरी बनाई बीएलएस इंटरनेशनल की, जिसका नाम है बीएलएस ई सर्विसेज, जो हमने अभी जनवरी में लिस्ट करा था। हुँ, हुँ, रीज़न ये था कि उसमें हमने 300 करोड़ रुपए रेज़ करे हुँ, हैं कि हम लोग जो पैसा उधर से कमा रहे थे, उसी की ग्रोथ में इन्वेस्ट करना चाहते थे बीएलएस ई सर्विसेज की। और लास्ट ईयर काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है, 50% से ज़्यादा एबिटा में ग्रोथ हुई है बीएलएस ई सर्विसेज की, और मुझे लगता है आने वाले कुछ सालों में और अच्छी ग्रोथ होगी। इसके अंदर भी हमने ये एक्विजिशन अनाउंस करी है, एडिफिलिस लोन सॉल्यूशन, जो 150 करोड़ की एक्विजिशन है, लोन डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के अंदर काम करती है ये हुँ। कंपनी। तो मुझे लगता है ये भी हमारा एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑलरेडी 1 लाख सेंटर्स का बन चुका है बीएलएस ई सर्विसेज में। तो इस कंपनी का भी नेटवर्क है, तो हम अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क में भी ये सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे, तो मुझे लगता है वहाँ भी अच्छी रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ आएगी इसकी वजह से। बिल्कुल। आपके बुक्स की बात करें तो 1200 करोड़ के आसपास है कंबाइंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे आप इसका? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस के लिए कैसे करेंगे? देखिए ये फिगर ऑब्वियसली चेंज हो गई है अब, क्योंकि हमने एक्विजिशन में पैसा इन्वेस्ट कर दिया है आई डाटा के हुँ। अंदर भी और दूसरी कंपनी के अंदर भी, तो ऑब्वियसली कैश अच्छा, पोजीशन। आई डेटा के अंदर ओके। हाँ, ये हुँ, एक्वायर करी है जो ओके। हमने, तो ये पैसा थोड़ा-सा पैसा उसमें थोड़ा-सा पैसा। जितना यूज़ करा है, हुँ, तो हमने वो इन्वेस्ट भी करा है। तो बाकी जो पैसा बचा है हमारे पास, हम और एक्विजिशंस देख रहे हैं हुँ, आने वाले कुछ टाइम हुँ, के अंदर। उसके बाद नए कॉन्ट्रैक्ट्स नई कंट्रीज़ में हम डिप्लॉय करने की हमें लग हुँ, रहा है, जीतने वाले जो हम जीतेंगे आगे जाकर उनमें भी यूटिलाइज़ होगा। उसके अलावा हमारी डिविडेंड पॉलिसी भी है, तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी हम दे रहे हैं। पिछले कुछ 7-8 जब से हमारी कंपनी लिस्ट हुई है तब से हम डिविडेंड दे रहे हैं। तो इसका ये बिल्कुल। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन है। तो बीएलएस ई-सर्विसेज़ का जो मेजर मुनाफ़ा हम लोग कहें, वो कहाँ से आता है? देखिए बीएलएस ई सर्विसेज अपना 3 सेगमेंट के अंदर डिवाइडेड है। हुँ, एक तो बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट का बिज़नेस है उसका, जिसमें राइट। हम एसबीआई और बाकी पीएसयू बैंक्स के लिए हुँ, बीसी का बिज़नेस करते हैं। उसके अलावा हम ई गवर्नेंस का काम करते हैं काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर, जिसमें हम अलग-अलग सिटीज़न सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और एक असिस्टेड ई सर्विसेज करके मॉडल है, हुँ, जिसमें हमारे पास जो 6 से 7 लाख लोग आ रहे हैं डेली, हुँ। उनको हम क्या-क्या नई सर्विसेज दे सकते हैं, लाइक इंश्योरेंसेस एक्सेट्रा, वो हम लोग ट्राई करते हैं। वो हमने सेल करनी स्टार्ट करी है। तो 3 जगह से रेवेन्यू में प्रॉफिट आ रहा है। बिल्कुल, 300 करोड़ आपने बताया था कि आईपीओ से रेज़ किया था और इस करेक्ट, साल के फ़रवरी के फर्स्ट वीक में ही कंपनी लिस्ट भी हुई है बीएलएस करेक्ट, ई-सर्विसेज़। करेक्ट। सो जो ये आपने पैसा रेज़ किया है, इसको लेकर आगे क्या कुछ प्लान्स है? क्योंकि एक तो आप लगाने वाले हो बीएलएस ई-सर्विसेज़ की ग्रोथ में, जो 300 करोड़ रेज़ किया है। तो इसके लिए कैसे क्या कुछ प्लान्स हैं आप लोगों के? देखिए, हमने जो आईपीओ में डिक्लेयर भी करा था, जो हम लोग यूटिलाइज़ेशन करेंगे इस पैसे का, हुँ, हमने बोला था कि कुछ पैसा हम एक्विजिशन के अंदर यूज़ करने वाले हैं, हुँ, तो हमने जो कंपनी अनाउंस करी है उसके अंदर यूज़ होगा कुछ पैसा। कुछ पैसा अपने टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कर रहे हैं हम, हुँ, उसके अंदर यूज़ करेंगे। हम एक बीएलएस स्टोर्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं हुँ, वर्ल्ड हुँ, इंडिया भर में, उसमें यूटिलाइज़ कर रहे हैं, और बाकी पैसा और ग्रोथ के लिए यूटिलाइज़ करेंगे। क्योंकि हमने सारा का सारा पैसा कंपनी में ही रेज़ करा है। कोई भी हमने एफपीओ या हमने कोई भी प्रमोटर ने कोई पैसे शेयर नहीं बेचे, या किसी और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर ने शेयर नहीं बेचे, तो सारा पैसा कंपनी में ही आया है और उसी की ग्रोथ में यूटिलाइज होगा।
राइट। सो बीएलएस इंटरनेशनल की फ्यूचर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को आप कैसे देखते हैं? अगर हम करंट मार्केट डायनामिक्स और हम लोग जो इंडस्ट्री के स्ट्रेंथ्स हैं अगर उनको देखें तो कैसे क्या आप देखते हैं इसका आउटलुक? देखिए, अगर आप बात करें करंट इंडस्ट्री डायनामिक की, हम्म। तो आप देख सकते हैं, अगर हम खाली इंडिया की ही बात करें तो जितनी एयरलाइंस कंपनी है, उन्होंने मल्टी बिलियन डॉलर के ऑर्डर्स दिए हैं प्लेन्स के। अब इतने आप देखें, बात करें बड़ी बड़ी एयरलाइन कंपनी की इंडिया में, तो एग्जैक्टली। उन्होंने इतने बड़े बड़े प्लेन्स के ऑर्डर दिए हैं। एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें बढ़ रहा है, नए नए एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, तो सब लोग रेडी हो रहे हैं कि जो टूरिज्म बढ़ने वाला है उसको सपोर्ट कैसे करें। प्लेन भरेंगे लोग और बढ़ेंगे, आप देखें लोगों की इकोनॉमी बढ़ रही है। एवरीवन नाउ डज नॉट ट्रैवल एक साल में एक बार, मल्टीपल ट्रिप्स करते हैं सब, इट्स बिकम कॉमन नाउ। या तो अब उनको जाने के लिए गवर्नमेंट्स को सब एम्बेसीज को वीजा उनको और बड़े देने पड़ेंगे। उसके लिए दे नीड सपोर्ट एंड ऑफ कंपनीज लाइक अस हु कैन डू नॉन 99% नॉन जजमेंटल वर्क। तो वो भी मुझे लगता है उसमें भी फिर इम्पैक्ट आएगा। और ये खाली इंडिया में नहीं, ग्लोबल लेवल पे हो रहा है। अगर आप देखें ग्लोबली ट्रैवल टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है, इट्स बिकम अ लाइफस्टाइल नाउ। तो आफ्टर फूड, आफ्टर लिविंग नाउ, पीपल आर एसेट लाइट इकोनॉमी हो गई है। नो वन इज इंटरेस्टेड इन ओनिंग एसेट्स। मोस्टली पीपल वांट टू स्पेंड द मनी दैट दे आर अर्निंग। तो एक्सपीरियंसेस में स्पेंड करना चाहते हैं, अलग अलग जगह, नई नई जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है आने वाले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्ट्रप्शन आने वाला है इंडस्ट्री में। जो नंबर्स हम पहले देखते थे उनसे बहुत ज़्यादा नंबर्स बढ़ने वाले हैं। एयरलाइंस ज़्यादा बढ़ने वाली है, इंडिया से भी, वर्ल्ड ओवर प्लेन्स और ऑर्डर होने वाला है। तो मुझे लगता है एयर ट्रैवल एक अलग दिशा में जाएगा और ट्रैवल टूरिज्म अलग दिशा में जाएगा। बिल्कुल। आपका कौन सी कंट्री है जहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है? या इसके अलावा मेरा एक और क्वेश्चन इसमें ऐड करना चाहूंगी, आप लोगों के मतलब कि जो भी आपके क्लाइंट बेस रहा है, कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पे लोग सबसे ज्यादा ट्रैवल करना पसंद करते हैं? कौन सी कंट्री के लिए आप लोगों को सबसे ज्यादा रहता है देखिए, काम? अगर आप वर्ल्ड की बात करें, यूरोप के हाँ। अंदर बात करें, तो यूरोप के अंदर आफ्टर फ्रांस सेकंड बिगेस्ट टूरिज्म मार्केट स्पेन है। हम लोग स्पेन गवर्नमेंट के लिए ग्लोबली काम करते हैं। इटली एक बहुत बड़ी टूरिज्म मार्केट है, इटली गवर्नमेंट के लिए हम 7-8 कंट्रीज में काम करते हैं। हंगरी बहुत बड़ा अपकमिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन है, स्लोवाकिया बहुत बड़ा टूरिज्म डेस्टिनेशन है। तो इन सब कंट्रीज के अंदर हम बहुत अच्छा काम करते हैं। अलग अलग लोगों, वर्ल्ड ओवर अलग अलग जगहों से लोग आते हैं यहाँ। थाईलैंड गवर्नमेंट के लिए भी हम काफ़ी जगह पे काम करते हैं, वहाँ पर भी हम थाई वीज़ा देते हैं, तो वो भी काफ़ी बड़ी टूरिज्म मार्केट है। तो इन सब कंट्रीज में मुझे लगता है काफ़ी टूरिज्म आ रहा है। और ये भी मैंने देखा है, हम लोग इंडियन एम्बेसी के लिए भी काम कर रहे हैं बहुत जगह। तो फॉरेनर्स भी इंडिया में अब काफ़ी इंक्वायरीज स्टार्ट हो गई हैं और काफ़ी मुझे लगता है आफ्टर कोविड काफ़ी टूरिज्म बढ़ने वाला है। इंडियन गवर्नमेंट इतना अच्छी बजट में भी पॉलिसीज लाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रही है, अलग अलग रिलीजियस टूरिज्म बढ़ रहा है, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रही है टूरिज्म बढ़ाने के लिए। तो मुझे लगता है इंडिया में अब फॉरेनर्स भी बहुत आएंगे, बढ़ेंगे और इंडियन टूरिस्ट भी बाहर ज़्यादा ट्रैवल करेंगे। अगर हम बीएलएस इंटरनेशनल की बात करें, जैसा आपने बताया 70 के अराउंड कंट्रीज में इसकी प्रेजेंस है। बीएलएस ई सर्विसेज की अक्रॉस इंडिया आप लोग ऑपरेट बिल्कुल। करते हैं। ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन को लेके दोनों ही कंपनीज के लिए आपके आगे क्या कुछ प्लान्स है, क्या होने वाला है आगे? बिल्कुल, देखिए, हम एक तो अगर बीएलएस इंटरनेशनल की बात करें तो और कंट्रीज में हम खोलना चाहते हैं ऑफिसेस। डेफिनेटली खोल भी रहे हैं। अभी फिलहाल में ही हमने 2-3 नई कंट्रीज लॉन्च करी, कोलंबिया, पेरू और 1-2 कंट्रीज और में हमने नए ऑफिसेस खोले जहां हमारी रीच नहीं थी। तो हमारे 2 टारगेट है, एक तो एग्जिस्टिंग कंट्रीज में और क्लाइंट गवर्नमेंट्स के साथ काम करें और नई कंट्रीज के अंदर अपनी रीच बढ़ाएं, जिससे हमारा भी रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आए और अलग अलग गवर्नमेंट्स के साथ काम करें। और वीजा पासपोर्ट में ही नहीं, अलग अलग काउंसलर सर्विसेज भी गवर्नमेंट अब आउटसोर्स कर रही है वर्ल्ड ओवर। आप देखें, अलग अलग लैटिन अमेरिका में हम काफ़ी स्ट्रांग हो गए हैं, अफ्रीका में हम काफ़ी स्ट्रांग हो गए हैं। तो अलग अलग जो फ्यूचर ग्रोथ मार्केट्स हैं वहाँ पर भी हम अपनी काफ़ी अच्छा पैर जमा रहे हैं कि हमें लगता है आगे आने टाइम में जहाँ ग्रोथ आएगी वहाँ पे हम अभी से इन्वेस्ट कर रहे हैं। बात रही बीएलएस ई सर्विसेज की, तो हम ऑलरेडी सारी की सारी यूनियन टेरिटरी और सारे स्टेट्स के अंदर हैं इंडिया के अंदर। हम लोग यही सोच रहे हैं कि और अपनी रीच विद इन दीज स्टेट्स कैसे बढ़ा सकते हैं, अनबैंक्ड एरियाज में कैसे बैंकिंग और ले जा सकते हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को और कैसे सर्विस कर सकते हैं कि उनको वन स्टॉप शॉप में सारी सर्विसेज मिले। इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या प्लान्स है? तो देखिए, अगर आप हमारी बात करें बीएलएस इंटरनेशनल जो कंसोलिडेटेड नंबर्स की बात करें, तो हम लोग ने लास्ट ईयर 350 करोड़ का एबिटा करा था, उससे पहले 200 करोड़ का करा था, उससे पहले 100 करोड़ का करा था ये कोविड के बाद। तो आप देखें तो रेगुलर हमारी ग्रोथ होती जा रही है। इस साल भी मुझे लगता है अच्छी ग्रोथ होगी कंपनी के अंदर। एबिटा मार्जिन में भी बढ़त मिलेगी, रेवेन्यू में भी बढ़त मिलेगी। ये एक्विजिशंस भी हमने करी हैं, तो ये एक्विजिशंस का रेवेन्यू भी ऐड होना चाहिए। और मुझे लगता है आने वाले कुछ सालों में भी हमने काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करे हैं पैसे बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर, रीच बढ़ाई है,
गवर्नमेंट से वर्ल्ड ओवर पायलट्स कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आने वाले कुछ सालों में मोमेंटम हम मेंटेन कर पाएंगे। Exactly. Thank you so much, Shikhar, and all the best for BLS International and BLS e-services. Thank you, Thank Bhavna. you for joining. थैंक यू बाबा। सो ये थे हमारे साथ BLS इंटरनेशनल और BLS ई-सर्विसेज के जॉइंट MD एंड BLS ई-सर्विसेज के चेयरमैन मिस्टर शिखर अग्रवाल, जिन्होंने इनसाइट्स कंपनी के हमारे साथ शेयर किए। कंपनी एक ज़ीरो डेट फ्री कंपनी है। इसके अलावा कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छी है, फ्यूचर का जो ग्रोथ आउटलुक है वो भी शानदार है, अनुभवी मैनेजमेंट है, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कंपनी का एक्सपीरियंस भी अच्छा है, तकरीबन 16 सालों का एक्सपीरियंस भी है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं और गुड रिटर्न्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।